65 साल की एक विधवा महिला एक दिन अचानक से गायब हो जाती है। घर वाले, रिश्तेदार सभी परेशान थे कि महिला अचानक से कहाँ चली गई। सभी रिश्तेदार आपस में एक दूसरे को पूछते हैं कि क्या आपने उस महिला को कहीं देखा है, लेकिन कोई भी इस बात का उत्तर नहीं दे पाता। किसी को भी नहीं पता था कि वो महिला अचानक से कहाँ गायब हो गई। फिर एक दिन रात के समय शिवपुरी कोतवाली थाना में एक युवक अपने मामा और अपने एक दूसरे रिश्तेदार के साथ रिपोर्ट लिखवाने के लिए पहुंचता है। वो पुलिस को बताता है कि गुम होने वाली महिला उसकी मां थी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाती है। लड़का उसमें लिखवाता है कि उसकी मां कुछ दिनों से अचानक से घर से गायब हो गई है। वो घर में किसी को बताकर भी नहीं गई कि कहाँ जा रही है। हम सभी बड़े परेशान हैं। वो युवक काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था। वो रो रहा था और पुलिस वालों से गुहार लगा रहा था कि मेरी माँ को जहाँ से भी हो ढूंढ कर लाइए। पुलिस वाले एफआईआर दर्ज कर लेते हैं और उस महिला की तलाश शुरू कर देते हैं। हर जगह उस महिला की तलाश की जाती है, लेकिन वो महिला कहीं भी नहीं मिलती। पुलिस वाले उस महिला के बाकी के रिश्तेदारों को बारी बारी से फ़ोन मिलाते हैं। एक रिश्तेदार उस महिला के अपने बेटे के ऊपर ही शक जाहिर करता है। अब पुलिस वालों को क्लू मिल चुका था। पुलिस वाले उस युवक के घर की तलाशी लेते हैं। सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। वहाँ पर उनको एक लाश मिलती है। वो लाश उसी महिला की थी और उसका हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही बेटा था। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी है। महज कुछ पैसे और प्रॉपर्टी के लालच में एक कलयुगी बेटे ने बड़ी ही बेरहमी से अपनी मां की हत्या कर दी। उस मां की जिसने कि उसको पाल पोस कर बड़ा किया था, उसकी हर इच्छा को उस मां ने पूरा किया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो उस महिला का सगा बेटा नहीं था, बल्कि उस महिला ने उसको अनाथालय से तकरीबन आज से 20 साल पहले अडॉप्ट किया था। वन विभाग में नौकरी करने वाले भुवनेंद्र के घर में कोई औलाद नहीं थी। वह अपनी पत्नी उषा के साथ घर में अकेले ही रहते थे। अकेलापन हमेशा कटोचता रहता। पति पत्नी हमेशा यही कहते कि काश हमारी भी कोई औलाद होती, हमारा भी कोई बच्चा होता जिससे कि घर में रौनक होती। हम उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते। इस तरह दोनों पति पत्नी अक्सर भावना में बह जाते, लेकिन भगवान की मर्ज़ी कुछ और ही थी। वह किसी भी औलाद को जन्म दे पाने में असमर्थ थे। उनके रिश्तेदार उनको समझाते हैं कि आप किसी बच्चे को गोद ले लीजिए, आपके घर में चहल पहल हो जाएगी, आपका दिल भी लगा रहेगा और आपके जीवन में जो बच्चे की कमी है वो पूरी हो जाएगी। भुवनेंद्र के 4 भाई बहन थे। भाई बोलते हैं कि आप हमारे बच्चे को गोद ले लीजिए, लेकिन पत्नी उषा बोलती है कि अगर गोद लेना ही है तो हम किसी अनाथ आश्रम से किसी अनाथ बच्चे को गोद लेंगे ताकि हम उसकी ज़िंदगी बना सकें। बच्चा हम ले तो लेंगे, लेकिन अपने रिश्तेदारों से नहीं लेंगे, बल्कि किसी अनाथ आश्रम से लेंगे ताकि किसी गरीब बच्चे की ज़िंदगी संवर सके। अब पत्नी के विचार पति भुवनेंद्र को भी अच्छे लगते हैं। वो ग्वालियर के अनाथालय जाते हैं। वहाँ से एक 3 साल के मासूम बच्चे को गोद लेते हैं। घर में खुशी का माहौल बन जाता है। बच्चे की किलकारियों से घर गूंज उठता है। अब बेऔलाद पति पत्नी अपने सारे दुख भूल जाते हैं। वह उस बच्चे को अपनी सगी औलाद की तरह ही प्यार करने लगते हैं। बड़े लाड प्यार से वो उस बच्चे का पालन पोषण करते हैं और बच्चे का नाम रखते हैं दीपक। माँ कहती है कि अब ये बच्चा हमारे ख़ानदान का दीपक बनेगा। दीपक बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार था। उसके नंबर हमेशा 90% से ऊपर ही आते थे। दीपक बड़ा होकर कलेक्टर बनना चाहता था और वो अपनी यही इच्छा अक्सर अपने माँ बाप को बताता रहता कि वह यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है। बड़े होकर वो बोलता है कि मुझे कोचिंग लेने के लिए इंदौर जाना पड़ेगा। घर वाले बच्चे की पढ़ाई में लगन देखकर पहले ही उसको कोई बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। जब वह इंदौर जाने की बात करता है तो घर वाले उसको खुशी खुशी वहाँ पर भेज देते हैं और कहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, हमारा तो बस यही सपना है। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। भुवनेंद्र 2015 में वन विभाग से रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उसके 1 साल बाद 2016 में
उनको एक दिन अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उधर दीपक घर से बाहर जाकर गलत संगत में पड़ चुका था। उसके यार दोस्त नशा करते थे और उसको भी नशे की दलदल में धकेल देते हैं। दीपक अब पहले जैसा नहीं रहा था, उसकी पढ़ाई छूट चुकी थी और वो दिन रात नशे करता रहता। उधर जैसे ही उसके पिता की मौत होती है तो दीपक को बहुत सारा पैसा मिल जाता है, क्योंकि पिता ने अपने बैंक अकाउंट में अपने नॉमिनी के तौर पर दीपक का ही नाम लिखवाया था। अब दीपक को 18 लाख रुपया मिल जाता है। पिता की मौत के बाद दीपक को बहुत ज़्यादा पैसा मिल चुका था। नशे की आदत में वो पहले ही डूब चुका था। अब धीरे धीरे करके वो सारा पैसा नशे में उड़ा देता है। गया तो वो यूपीएससी की तैयारी करने था, लेकिन गलत संगत में पड़कर वह सारे पैसे उड़ा देता है। नशे करने वाले इंसान को जितने भी पैसे दिए जाएं वो उसके लिए हमेशा ही कम पड़ते हैं। अब उसके पास पैसे ख़त्म हो चुके थे। उसने सारे पैसे अय्याशी करने में और नशे करने में उड़ा दिए थे। पैसा ख़त्म होता है तो वो घर वापस आ जाता है और अपनी माँ को और ज़्यादा पैसा देने के लिए बोलता है। माँ कहती है कि तुमने पहले ही सारा पैसा जो तुम्हारे बाप ने एक एक पाई करके जोड़ा था वो नशे में उड़ा दिया। अब जो बाकी का पैसा है वो मैं तुम्हें किसी भी हालात में नहीं दूंगी। तकरीबन 30 लाख रुपया माँ के खाते में और पड़ा हुआ था, लेकिन वो ये पैसा दीपक को नहीं देना चाहती थी। दीपक की नज़र उस पैसे पर थी। वो माँ को बार बार पैसे निकलवाने की जिद करता। इस बात को लेकर दोनों के बीच हमेशा ही झगड़ा होता रहता। उषा के परिवार वाले भी लोकल ही रहते थे। वो जब माँ बेटे में झगड़ा होने की खबर सुनते हैं तो वो माँ बेटे को कई बार समझाने आते हैं। माँ अपने बेटे की करतूत के बारे में उनको बताती है तो वो बेटे को बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन झगड़ा ख़त्म ही नहीं होता था। रोज़ रोज़ माँ बेटे के बीच में झगड़ा होता रहता। बेटा माँ से पैसे मांगता, लेकिन माँ उसको पैसे नहीं देती, क्योंकि उसको पता था कि वो सारे पैसे नशे में उड़ा देगा। उसके बाद उसका एक मकान जो है वो भी 80 लाख का था। दीपक उस मकान को भी उसके नाम करने की जिद कर रहा था। माँ इसके लिए हरगिज़ तैयार नहीं थी, बल्कि वह बोलती है कि ये उसके पति की निशानी है और वो इसको ना तो किसी को देगी और ना ही इसको बेचेगी। दीपक गुस्से में आकर कई बार अपनी माँ पर हाथ उठा देता था। उसकी माँ ने अपने रिश्तेदारों को दीपक की इस करतूत के बारे में कई बार बताया था। कई बार वो दीपक को समझाने आए, लेकिन दीपक नशे का आदी हो चुका था। नशे के लिए वह कुछ भी कर सकता था। एक बार तो उसने अपनी माँ को चूहे मारने वाली दवा सब्जी के अंदर डालकर खिला दी। माँ को उल्टियाँ होने लगती हैं, लेकिन किस्मत से वो बच जाती है। अब उषा को शक होने लगा था कि दीपक उसको जान से मारना चाहता है, जिससे कि उसकी अक्सर तबीयत ख़राब रहती थी। उसको दीपक से डर लगने लगा था। अब वो दीपक से दूर ही रहने लगी। वह दीपक को अपनी प्रॉपर्टी और पैसे में से कुछ भी नहीं देना चाहती थी। यही बात जो है वो दीपक को अखर रही थी। वो नशे का आदी था। उसको रोज़ रोज़ नशा करने के लिए पैसा चाहिए था, जो कि उसको कहीं से भी नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन वो अपनी माँ की हत्या करने की प्लानिंग बनाता है। एक दिन बूढ़ी माँ घर की छत पर पौधों को पानी दे रही थी। तभी दीपक पीछे से आता है और उसको छत से नीचे धक्का देकर चला जाता है। माँ उसकी ज़मीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। दीपक का इससे भी मन नहीं भरता, बल्कि वह उसके सर पर किसी भारी चीज़ से लगातार वार करता है और एक प्लास्टिक की रस्सी से उसका गला घोंट देता है और उसको जान से मार देता है। उसके बाद दीपक सीढ़ियों के नीचे बने हुए गुसलखाने में एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर अपनी माँ की लाश को उसमें दबा देता है और उसके ऊपर सीमेंट डालकर उस गड्ढे को भर देता है। उसके बाद वो खुद ही लोगों से अपनी माँ के बारे में पूछता है। आसपास के लोगों और रिश्तेदारों को यही बताता है कि माँ मिल नहीं रही, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। उसने अपनी डायरी में भी लिखा कि माँ तुम कहाँ चली गई। इस तरह वो पूरा नाटक करता है और लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि वो अपनी माँ के ना मिलने से बहुत ज़्यादा परेशान है। दीपक की बुआ भी उसके घर के पास ही रहती थी। वह उसको पूछती कि तुम्हारी माँ कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रही, कहाँ पर है, कहाँ गई है वो। तो वो अपनी बुआ को बोलता है कि माँ मिल नहीं रही, मैं खुद ही उसकी तलाश कर रहा हूँ। उसकी बुआ फिर अपने बाकी के रिश्तेदारों को फ़ोन करती है और महिला के अचानक से गुम हो जाने के बारे में बताती है। दीपक अब खुद ही अपने रिश्तेदारों के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। रिपोर्ट लिखवाकर दीपक घर आ जाता है
और उसके साथ उसके कुछ और रिश्तेदार भी थे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अजीब घटना होती है। दीपक जब घर आता है तो वो अपनी माँ की अलमारी और बाकी जो सामान है उसको तोड़ना शुरू कर देता है। अलमारी को तोड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर रिश्तेदारों के मन में शक पैदा होने लगता है कि कहीं दीपक ने ही अपनी माँ को कुछ कर तो नहीं दिया, कहीं माँ की गुमशुदगी के पीछे दीपक का ही हाथ तो नहीं है। वह पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हमें दीपक के ऊपर शक हो रहा है क्योंकि वो नशे का आदी हो चुका है और माँ के वापस आने से पहले ही वो उसकी अलमारियों को तोड़ना चाहता है, जबकि हम उसको कह रहे हैं कि अभी माँ को वापस तो आने दो, उसके बाद उसकी अलमारी को खोलना। अब पुलिस वाले दीपक को पकड़ लेते हैं और पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर दीपक से जब इस बारे में पूछताछ की जाती है तो दीपक अनजान बनने की कोशिश करता है, खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन जब पुलिस वाले थोड़ी सी सख्ती से उसके साथ पेश आते हैं तो दीपक सब कुछ सच सच उगल देता है कि उसने ही अपनी माँ का कत्ल किया है। ये बात सुनकर परिवार वाले और पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं कि किस तरह एक माँ जिसने एक अनाथ बच्चे को अपना समझ कर पाला और उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया, उसकी खुशी के लिए बाप ने दिन रात मेहनत की, और यही बेटा बड़ा होकर अपनी माँ को कैसे इतनी बेरहमी से मार सकता है। दीपक को गिरफ़्तार करके लॉकअप में डाल दिया जाता है। पुलिस वाले केस की चार्जशीट तैयार करते हैं और जज के सामने पेश करते हैं। फ़िलहाल सारा मामला विचाराधीन है और जल्द ही दीपक को सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि आजकल की युवा पीढ़ी किस तरह नशे के दलदल में फंसती जा रही है। आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह इस युवा वर्ग को नशे प्रोवाइड करवा रहे हैं। युवा वर्ग जिनका काम पढ़ लिख कर अपना कैरियर बनाना है, वो नशे के दलदल में धंसता जा रहा है। अक्सर नौजवान नशे में पड़कर कोई ना कोई अपराध कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा, इंसान को नशों से दूर रहना चाहिए और युवा वर्ग जो है उसको अपने कैरियर पर फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आज की यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।